नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यार एजुकेशन में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 2। पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस पाठ को हम 3 भाग में कंप्लीट किए हैं। भाग 1 व भाग 2 अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कृपया जाकर वहां देख लें। यह भाग नंबर 3 है। इस भाग नंबर 3 में हम लोग यह देखेंगे कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं। मतलब जो मिश्रण होते हैं वह जिन जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनके पदार्थों को हम कैसे अलग करेंगे। तो आइए देखते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। विषमांगी मिश्रण के घटकों को साधारण भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, जैसे हाथ से चूनकर, छन्नी से छानकर। लेकिन समांगी मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए विशेष तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनकी कुछ विधियां नीचे दी गई। मतलब जो विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो आपके पदार्थ के कण मिले होते हैं उनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं तथा उनके अवयवों को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। लेकिन जो समांगी मिश्रण के कण होते हैं वह पूर्ण रूप से मिक्स हो जाते हैं, जिनको हम न तो अपनी आँख के द्वारा देख सकते हैं और न तो उन्हें छन्नी से छानकर अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी व पानी का मिश्रण जो होता है उनको हम एक दूसरे से छानकर अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए विशेष प्रकार की विधियाँ उपयोग की जाती है, जिसमें पहला है आपका वाष्पन, बोले तो इवापोरेशन। अब वाष्पन क्या होता है? जल का वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। जल का वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। जैसे आप लोग पानी वानी को गर्म करते हो तो जो पानी है जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है, इसी को वाष्पन कहते हैं। अब देखते हैं वाष्पन में पहला है आपका वाष्पशील घटक से अवाष्पशील घटक का पृथक्करण। मतलब जो आपका वाष्पशील है, जो मतलब वाष्प बनकर उड़ सकता है, उससे अवाष्पशील मतलब जो नहीं उड़ सकता है उससे हमें अलग करना है। जैसे जो चीनी है वह अवाष्पशील है और जो जल है वह वाष्पशील है। तो चीनी व जल के मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे? तो जो चीनी होगा वह जल होगा, उन दूसरों को क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। जो जल है वह वाष्प बनकर उड़ जाएगा, लेकिन जो चीनी है वह पेदी में बचा रहेगा। ठीक, अब आइए हम आगे देखते हैं। जब विलयन को क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो विलायक का वाष्पीकरण हो जाता है। उसके बाद बर्तन में विलेय बचा रह जाता है। इस विधि से हम नमक को जल से अलग कर सकते हैं। ठीक, मतलब कि जब क्वथनांक तक गर्म करते हैं, मतलब जो मेरा जल है, जो विलयन है, विलयन को हम क्वथनांक तक गर्म करते हैं। क्वथनांक मतलब ऐसा ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक पर कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जो जल का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प बनकर उड़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार जो आपका नमक या जल का जो मिश्रण है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो जो जल है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प बनकर उड़ना प्रारंभ हो जाएगा। बोले तो जो विलायक, जो जल होता है वह विलायक है और जो उसमें घुला हुआ है नमक वह विलेय है। क्योंकि जो विलयन होता है, विलयन के 2 भाग होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक। जो विलायक होता है वह अधिक मात्रा में है और जो विलेय है वह कम मात्रा में होता है। तो नमक और पानी के विलेय में जाहिर सी बात है कि जो अधिक मात्रा में है वह पानी है तो वह आपका विलायक हो गया, और जो कम मात्रा में है वह नमक है, वह विलेय हो गया। तो जो जल है वह उसको जब हम गर्म करेंगे तो वह वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और जब वाष्प बनकर वह उड़ जाएगा तो पात्र में, बोले तो बर्तन में, शेष वहीं आपका नमक बचा रह जाएगा, बोले तो इसे विलेय बचा रह जाएगा। ठीक, इस विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। चित्र के माध्यम से दिया गया है कि एक आपका पात्र है, एक बर्तन है जिसमें साल्ट एंड वाटर मतलब नमक और पानी का मिश्रण रखा हुआ है। जब हम नीचे से बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं तो जो वाटर होता है वेपर के रूप में, बोले तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, और पात्र बोले तो बर्तन में शेष नमक इकट्ठा रहता है। अब आइए हम आगे देखते हैं।
अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन, इस विधि से कोलॉइड के अवयवों को अलग किया जा सकता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम केवल कोलॉइडी विलयन के कणों को ही अलग कर सकते हैं। और कोलॉइडी विलयन क्या होता है, जैसे आपका स्याही हो गया, गोंद हो गया, एक कोलॉइडी विलयन के उदाहरण हैं। ठीक, अपकेंद्रीकरण एक तकनीक है जिसमें मिश्रण के ठोस तथा भारी कण तल में बैठ जाता है तथा हल्के घटक के द्रव के ऊपर तैरने लगते हैं। मतलब अपकेंद्रीकरण एक ऐसा विधि है जिसमें जो मिश्रण का ठोस और भारी पदार्थ होता है वह पेदी में बैठ जाता है और जो हल्के भाग होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक, मतलब ये आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे आपने बाल्टी में कभी पानी को बहुत तेज़ी से घुमाया होगा तो आपने देखा होगा कि जो भारी कंकड़ उंकड़ होते हैं वह नीचे बढ़ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वह बाल्टी में पानी के साथ गति करते रहते हैं, मतलब नाचते रहते हैं, लेकिन जो भारी कण होते हैं वह नीचे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी होता है जिसमें हम किसी भी विलयन को डालते हैं तो जो भारी कण होते हैं वह नीचे बढ़ जाते हैं और हल्के कण ऊपर गति करते रहते हैं। इस विधि से दूध से क्रीम निकाल जाती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा घर पर जो मट्ठे उट्ठे मारते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दूध को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो जो आपका क्रीम होता है वह ऊपर आता है। और इस विधि का उपयोग रक्त और मूत्र की जांच करने के लिए भी किया जाता है और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाने के लिए अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण। अब आइए देखते हैं क्या होता है। इस विधि द्वारा दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। इसके लिए जल और तेल के मिश्रण का उदाहरण लेते हैं। मतलब पृथक्कारी कीप द्वारा यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम दो अघुलनशील द्रव मतलब जैसे तेल हो गया और पानी हो गया, यह ऐसे जो दो द्रव हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, बोले तो यह दोनों अघुलनशील द्रव है, इनका हम लोग पृथक्कारी कीप के द्वारा पृथक करते हैं। भाई आगे देखते हैं। इस मिश्रण को पृथक्करण कीप में डालकर शांत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर में तेल ऊपर की परत में और जल नीचे की परत में आ जाते हैं। उसके बाद पृथक्करी कीप के स्टॉप कॉक को खोलकर जल को निकाल लिया जाता है। फिर कीप में तेल बचा रह जाता है। मतलब पृथक्कारी कीप में सर्वप्रथम हम तेल व जल का मिश्रण डाल देंगे और जब डालकर उसे कुछ समय के बाद शांत छोड़ देंगे तो जो तेल होता है उसका घनत्व कम होने के कारण तेल ऊपर हो जाता है और जो जल होता है उसका घनत्व अधिक हो जाता है और नीचे से हम स्टॉप कॉक को खोलकर जो जल होता है उसको अलग कर लेते हैं और पृथक्कारी कीप में तेल शेष बचा रह जाता है। इस विधि के द्वारा हम लोग दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं। आगे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक पृथक्कारी कीप है जिसमें ऑयल और वाटर को मिलाया गया, दोनों आपस में मिक्स हैं। इनको हम कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो जो जल होता है वह नीचे बढ़ जाता है और वाटर जो आपका तेल होता है वह ऊपर की तरफ फैल जाता है। इस प्रकार हम स्टॉप कॉक को खोलकर जल व तेल को अलग कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, मिश्रण के ठोस वाष्पशील घटक का पृथक्करण। मतलब जब कोई आपका पदार्थ है जिसमें आपको वाष्पशील घटक से पृथक करना है तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऐसा कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब आइए देखते हैं यह क्या होता है। जब मिश्रण में से एक अवयव ऊर्ध्वपातित हो सकता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें एक अवयव या एक भाग जो है वह ऊर्ध्वपातित हो सके, मतलब वह वाष्प बनकर या फिर गैस के रूप में उड़ सके, तभी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए नमक और कपूर के मिश्रण का उदाहरण लेते हैं। इस मिश्रण को एक प्याली में रखकर उसके ऊपर एक कीप को उल्टा रख दिया जाता है। कीप की नली को रुई से बंद कर दिया जाता है। जब प्याली को गर्म करते हैं तो कपूर ऊर्ध्वपातित हो जाता है और फिर कीप की नली की दीवार पर जाकर जमा हो जाता है, प्याली में नमक बचा रहता है। मतलब सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम प्याली लेंगे, प्याली में नमक और कपूर का मिश्रण लेंगे और उसके ऊपर एक हम लोग
फनल या फनल रख देंगे या फिर कीप रख देंगे और कीप को ऊपरी वाले भाग पर रुई लगा देंगे और हम नीचे से प्याली को जब गर्म करेंगे तो जो कपूर होता है वह गैस के रूप में उड़ जाएगा और रुई में जाकर वहाँ पर रहेगा, एकत्रित रहेगा या फिर वाष्प बनकर उड़ जाएगा और मेरा जो प्याली है प्याली में नमक शेष बच जाता है। यही है आपका ऊर्ध्वपातन। अगला है आसवन। आसवन जो है यह दो घुलनशील द्रवों को अलग करने की विधि है। इस विधि में वैसे दो द्रवों को अलग किया था, मतलब आसवन एक ऐसा विधि है जिसमें दो द्रव होते हैं जो आपस में मिले होते हैं, उनको कैसे अलग किया था। तो आइए देखते हैं। जिनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है, ठीक, मतलब आसवन में वही आपके द्रव यूज किए जाएंगे, घुलनशील द्रव, जिनके क्वथनांक में अंतर हो, मतलब किसी का ज़्यादा हो और किसी का कम हो। इसे समझने के लिए जल और एसीटोन का उदाहरण लेते हैं। मतलब जल और एसीटोन का हम लोग उदाहरण लेते हैं। जब किसी पात्र में या किसी बर्तन में हम जल और एसीटोन को लेते हैं तो जो एसीटोन होता है, एसीटोन का क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक कम होने के कारण वह जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ने लगता है, तथा जो जल होता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो क्वथनांक जो होता है जल का एसीटोन से अधिक होने के कारण जो जल है वह बाद में वाष्पित होता है और जो एसीटोन होता है वह पहले वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार जल और एसीटोन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।